जय हिंद बच्चों। इससे पहले वीडियो में मैं आपको क्रिया के बारे में बता चुकी हूँ। क्रिया की परिभाषा, धातु, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। इसके धातु के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। क्रिया का सामान्य रूप बता चुकी हूँ। इसमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं, है ना। और ये कि एक ही शब्द से हम कितने सारे और क्रियाएं बना सकते हैं। मूल धातु की पहचान कैसे की जा सकती है। क्रिया के प्रकार क्या हैं। कर्म के आधार पर 2 प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। रचना के आधार पर 6 प्रकार हैं, 6 या 7 प्रकार हैं, ठीक है ना। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, अपूर्ण क्रिया और सहायक क्रिया भी होती है एक, ठीक है ना। तो अब हम सकर्मक के बारे में पढ़ चुके हैं और एक कर्मक और द्विकर्मक के बारे में पढ़ चुके हैं। अकर्मक क्रिया से शुरू करते हैं। अकर्मक क्रिया, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य अर्थात जो क्रिया है अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। कि जो कर्ता द्वारा जो किया गया कार्य है उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं कि कर्ता के ऊपर ही क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कि हम चल रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। या रमेश सोता है, रमेश रोता है, रमेश हंसता है, तो ये इसका क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, रमेश के ऊपर ही। कर्ता कौन है, सब्जेक्ट है ना। तो कर्ता के ऊपर ही रमेश सोता है, रमेश रोता है, रमेश हंसता है, तो उसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। और देख लीजिए अकर्मक क्रिया कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, मोर नाचता है, अविनाश हंसता है। इसमें क्रमशः नाचना और हंसना क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, ये सीधे सीधे अपने कर्ता पदों से संबंधित है। नाचने और हंसने का आधार क्रमशः मोर और अविनाश है। दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये स्वयं कर्ता स्वयं ही इस कार्य को करता है। तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। अब आ जाती हैं आपकी रचना के आधार पर जो क्रिया हैं उनके भेद। तो सबसे पहले है सामान्य क्रिया। आपकी बुक में सहायक क्रिया दी है सबसे पहले। तो सहायक क्रिया क्या होती है, वाक्य में प्रयुक्त वे क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती हैं जो मुख्य क्रिया की सहायिका के रूप में प्रयुक्त होती है। मुख्य क्रिया होगी जो मेन वर्ब है उसको हेल्प करती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। जैसे वह खाना खा चुका है, तो इसमें चुका है ये हेल्पिंग वर्ब है। रमेश या सुरेश रोने लगा, तो इसमें लगा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। चोर पकड़ा गया, गया क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सहायक क्रिया हो गई। अब सामान्य क्रिया में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है, ठीक है ना। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, एक ही क्रिया प्रयोग होती है, तो वहाँ पर सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैंने आज क्रिया पढ़ाया, जैसे मैं जो हूँ क्या पढ़ा रही हूँ, क्रिया पढ़ा रही हूँ, तो मैंने आज क्रिया पढ़ाया, तो इसमें एक ही क्रिया शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सामान्य क्रिया है। या ऐसे कह सकते हैं मोहन गया, उसने देखा, वह बोला, सुरेश आया, तो इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए ये सामान्य क्रिया है। अब दूसरी आती है आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हों, ठीक है ना। जब क्या होता है कि वाक्य बना रहे हैं हम, उसमें एक से अधिक क्रियाएं हैं, 2 क्रियाएं आकर और एक ही वाक्य को पूरा करेंगी, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है ना। तो जुड़ जाती है, मतलब 2 क्रियाएं होती हैं इसमें, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया
कहते हैं। जैसे सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, आप सब लोग क्या कर रहे हो, बच्चे सब क्या कर रहे हैं, क्रिया पाठ को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सब लोग आ गया इसमें क्रिया, और क्रिया भी वो हो गया, पढ़ रहे हैं, सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। तो ये हो गई संयुक्त क्रिया, इसमें दो वाक्यों को हमने, दो क्रियाओं को जोड़ दिया, इसलिए ये संयुक्त क्रिया हो गई। और कह सकते हैं हम इसमें, जैसे वह कल बनारस चला गया, और नरेश गाना गा चुका है, रमेश एक किताब को पढ़ सकता है, ये इसमें संयुक्त क्रिया में आ जाता है आपका। अब आती है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती हैं, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनाई जाती हैं। ठीक है ना, नाम धातु क्रियाएं वो होती हैं जो मूल धातुओं से भिन्न होती हैं, और संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती हैं। संज्ञा शब्दों से, विशेषण शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से बनाई जाती हैं ये, तो वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, जैसे ज़बरदस्ती वीडियो में गलती निकालना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, कि ज़बरदस्ती वीडियो में से गलती निकालना अच्छी बात नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, निकालना, इसमें नाम धातु क्रिया क्या है, निकालना, ना प्रत्यय लगता है इसमें ना, तो इससे हम पहचानेंगे कि ये क्या है, कि नाम धातु क्रिया कौन सी है। तो इसमें और क्रियाएं होती हैं, जैसे क्या बनता है, जैसे बात से बतियाना, या संज्ञा शब्दों में कि चक्कर से चकराना, या लाज से लजाना। ठीक है ना, लाज शब्द है, लाज संज्ञा शब्द है, उससे हम नाम धातु क्रिया क्या बनाएंगे, लजाना। झूठ संज्ञा शब्द है, झूठ से झुठलाना, या बात से बतियाना, ये आपके संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनी हैं। और सर्वनाम से कैसे बनती है, जैसे अपना का अपनाना। ठीक है ना, ये सर्वनाम शब्द से बन जाती हैं। विशेषण से उल्टा, उलटना, या दोहराना, गहराना, ऐसे बन जाती है। ठीक है, अब आती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में कि प्रेरणा देते हैं हम दूसरे को, जैसे जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों से कार्य करवाए, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कर्ता जो है वो स्वयं कार्य नहीं करेगा, वो दूसरे से प्रेरणा देकर उसको कार्य करवाएगा। जैसे मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनवाता हूँ, मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनवाती हूँ या बनवाता हूँ, तो मैं अपने मित्र को भी कह रही हूँ कि वीडियो बनाने में मेरी हेल्प करो, बनवाओ मेरे साथ। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं कि मैंने आज उसे शिक्षक से पिटवाया, हमने उससे आज अणुशक्ति विषय पर बुलवाया। अणुशक्ति जो है उसके वो विषय है अणुशक्ति, उसके ऊपर बुलवाया, मतलब कि उससे कहा कि आप इस पर कुछ शब्द बोलिए और अणुशक्ति के बारे में बताइए। ठीक है ना, तो इसमें करना से करवाना हो जाएगा, पढ़ना से पढ़वाना, कि इसमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम स्वयं ना पढ़ के दूसरे से कह रहे हैं कि पढ़ो। चलना से चलवाना, दौड़ना से दौड़वाना, ये सारे शब्द प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक होती है और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है, तो वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे क्या है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, या वह सबको गीत सुनाता है। तो इसमें क्या है कि कर्ता स्वयं भी सम्मिलित है, उस कार्य को कर रहा है, तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है अपने हाथ से, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं भी कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे मॉनिटर अध्यापक से छात्रों को पिटवाता है, या फिर माँ बच्चे को खाना खिलवाती है, माँ कह रही है बच्चे से कि खाना खाओ, तो खिलवा रही है कि वहीं खड़ी है माँ और बच्चे से कह रही है खाना खाओ।
अब आ जाती है आपकी पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया में क्या होता है, किसी वाक्य के में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जो मेन वर्ब है उससे पहले जो वर्ब कोई क्रिया और वर्ब आएगा तो वो पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। तो जैसे मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया, मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गई, ठीक है, कि मैंने हिंदी विषय में क्रिया का वीडियो बनाया या किसी का भी, और फिर उसके बाद मैं सो गई। तो ये दो वो आ रही हैं इसमें क्रियाएं, क्या, बनाकर और सो गई, ठीक है ना। तो ये पूर्वकालीन क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें बनाकर, और इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे, इसमें कर शब्द जोड़ा जाता है। ज़्यादातर पूर्वकालिक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें कर जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे वह खाना खाकर बाहर चला गया, वह बोल बोल कर थक गया, पुष्पा उठकर बैठ गई, पप्पू बैठकर रोने लगा, ठीक है ना। तो ये बैठ कर शब्द इसमें भी इन क्रियाओं में, पूर्वकालिक क्रियाओं में जोड़ा जाता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, ठीक है। अब आती है आपकी अपूर्ण क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, अब ये अपूर्ण है कि यूट्यूबर हूँ कि उस पर क्या करती हूँ या क्या कर रही हूँ, कैसी किस तरह की यूट्यूबर हूँ। तो बस ये बता दिया कि इसमें हमें पूरा वाक्य जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये अपूर्ण क्रिया है, ठीक है। और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं, देखिए, क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन तथा जिस काल में कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसके अनुसार बदल जाता है, ठीक है ना। क्रिया में क्या होता है कि लिंग, वचन और काल के अनुसार वाक्य जो है बदल जाता है। जैसे लिंग के अनुसार, जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है ना, राम है तो वो खाना खा रहा है, लड़का है, और सीता लड़की है तो खाना खा रही है हो जाएगा। ऐसे ही वचन में क्या है, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, हम लोग कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना। मैं है, मैं वचन एक वचन हो गया, हम लोग हो गया तो बहुवचन हो गया। तो इसमें यहाँ पर बदल जाते हैं वाक्य, ठीक है। ऐसे ही काल हो गया तो काल में कि वह गा रहा था, वह गा रहा है, वह गाएगा, ये भविष्य काल में हो गया। गा रहा था भूतकाल में हो गया, ये वर्तमान काल में हो गया, गा रहा है, और ये वह गाएगा भविष्य काल में हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिंग, वचन और काल के अनुसार जो है क्रिया बदल जाती है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये पाठ। धन्यवाद।